इमेजिन करो कि एक ऐसी पोयम है जिसको अगर आपने बहुत जोर जोर से पढ़ा तो आपकी काफी ज्यादा ब्रूटल मैनर में डेथ तक हो सकती है। आज की हमारी पहली अर्बन लेजेंड स्टोरी फ्रॉम जापान इज नोन एज कर्स ऑफ टोमिनोज हेल। ये वाली अर्बन लेजेंड स्टोरी कुछ ऐसे रिवॉल्व अराउंड करती है जिसके अंदर टोमिनो नाम का एक बॉय था जिसने एक बहुत ही ज्यादा ग्रूसम सी पोयम लिखी थी जो उसके पेरेंट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। एंड वो पोयम पढ़ने के बाद टोमिनो के पेरेंट बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे। एंड वैसे भी जापान के लोग अपने कल्चर को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। एंड टोमिनो की पोयम के अंदर बहुत सारी नारली यानी कि डिस्टर्बिंग चीजें नोटिस करने के बाद उन्होंने टोमिनो को एक हाउस सेलर के अंदर बंद कर दिया था एज अ पनिशमेंट फॉर राइटिंग दैट पोयम। दे इवन रिफ्यूज टू फीड हिम फॉर डेज एंड काफी ज्यादा कोल्ड एंड ह्यूमिडिटी के कारण भी उसको ब्रोंकाइटिस हो गया था एंड इवेंचुअली डेथ was the end result for all of this। थस इस लेजेंड स्टोरी के बेसिस पर यह माना जाता है कि जो टोमिनो के जो लास्ट वर्ड्स थे यानी कि उसकी जो पोएम्स थी उसके अंदर स्पिरिट उसकी कर्स की तरह एक रहती होती है। एंड अगर आपने टोमिनो की उस पोएम को थोड़ा लाउडली रीड करा तो वो टोमिनो हेल के कर्स को इवोक कर देगी एंड इवेंचुअली आपकी भी वैसी ही हालत हो सकती है जैसी टोमिनो की कर दी गई थी। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ जिसको सुनने के बाद आपको टोमिनो की स्टेट और भी ज्यादा सैड लगने वाली है। टोमिनो कोई क्रेजी चाइल्ड नहीं था, एक्चुअली में वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था अपनी लाइफ से बिकॉज वो एक ऐसी डिसेबिलिटी के साथ पैदा हुआ था जिसके कारण से वो व्हील चेयर की मदद के बिना कहीं पर भी जा नहीं सकता था। एंड उस पोइट्री में मेनली उसने यही सब चीजें रिफ्लेक्ट करी थी कि कैसा लगता है ऐसी डिसेबिलिटीज के कारण, कैसा होता है एक ऐसी लाइफ जीना स्पेशली व्हेन यू आर जस्ट अ चाइल्ड एंड आपकी पूरी जिंदगी आपके आगे ही पड़ी है। ऑब्वियसली इस अर्बन लेजेंड स्टोरी के बाहर आने के बाद बहुत सारे लोगों ने इस पोयम को बहुत ज्यादा जोर से पढ़ने की कोशिश करी एंड टोमिनो की इस पोयम को तब तक एक कर्स नहीं माना गया जब तक पीपल स्टार्टेड टू सी द लॉसेस अमंग देम हु रेड इट अलाउड। 1974 में एक मूवी रिलीज हुई थी जापान के अंदर जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन थी टू डाई इन अ कंट्री साइड विच वॉज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय तेरायामा शूजी। एंड अपनी फिल्म को बनाने के लिए उन्होंने टोमिनो की इस पोयम स्टोरी से काफी ज्यादा इंस्पिरेशन भी ली थी। बट सून आफ्टर मेकिंग द मूवी उनकी मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस पर डेथ हो गई थी एंड उनकी डेथ के पीछे का रीजन श्योरली टोमिनो के उस कर्स को ही माना गया काफी लोगों के थ्रू। इतना ही नहीं, जापान की यूनिवर्सिटी के अंदर भी काफी सारे स्टूडेंट्स की डेथ होने लग गई थी। इस अर्बन लेजेंड की इस पोयम वाली स्टोरी के पीछे लोग ये भी बोलते हैं कि अगर ये पोयम रीड अलाउड करने के बाद आपकी डेथ नहीं भी होती है तो आप सीरियस एक्सीडेंट्स तक सफर कर सकते हो, लाइक लूजिंग योर हियरिंग एबिलिटी फॉर अ लाइफ टाइम, कोई सडन इलनेस या फिर इवन ड्राइविंग करते दौरान हो सकता है कि आपका कोई बहुत ही ज्यादा ब्रूटल एक्सीडेंट हो जाए। बट जो मर्जी चीज हो ये सब डेफिनेटली आपके साथ तब तक नहीं होगी जब तक आप टोमिनो की उस कर्स्ड पोयम को रीड अलाउड नहीं करोगे। एंड जितने भी लोगों के साथ ये सब चीजें हो रही थी, जितने भी लोगों की ये स्टोरीज जो बाहर आई थी, उनमें से कोई एक्सपर्ट वगैरह टाइप लोग नहीं थे, सब एकदम आपके और मेरे जैसे नॉर्मल लोग थे। बट कहते हैं कि टोमिनो हेल के इस कर्स से इतना ज्यादा डरने की अब जरूरत नहीं है। लाइक मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि जापान के मिड 1980s के टाइम के दौरान एक काफी ज्यादा पॉपुलर ट्रेंड चल रहा था जिसके अंदर दोस्त लोग अपने आप को रीड अलाउड करते हुए ये वाली ही पोयम रिकॉर्ड किया करते थे। एंड इस ट्रेंड के दौरान काफी सारे लोगों ने ये चीज देखी कि टोमिनो का ये कर्स अब काफी सारे लोगों को अफेक्ट करना बंद कर चुका है, जिससे लोगों के मन में एक परसेप्शन पैदा हो गया कि शायद ये कर्स एकदम रैंडम नहीं है एंड मोस्टली शायद उन लोगों को ही इफेक्ट करता है जो कि ऑलरेडी काफी ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज या फिर बैडली एक्टिविटीज के अंदर खुद को इन्वॉल्व रखते हैं। एंड अगर उस टाइप के लोग अकेले में टोमिनो की ये पोयम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली उसका कर्स उनको अफेक्ट जरूर करेगा। बट जापान के अंदर जितने भी एल्डर लोग मौजूद हैं वो कभी भी स्टोरी के बारे में कभी भी जिक्र करते हुए नहीं सुनेंगे, इवन आपको कहीं पर मेंशन करते हुए भी अगर सुन लिया तो रोक देंगे, क्योंकि उनके टाइम में टोमिनो हेल के कर्स को लेकर बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस थे एंड वो लोग बहुत ज्यादा डरते होते थे। बट इस चीज में उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि जो चीजें उन्होंने देखी है वो उस बेसिस पर ही प्रेजेंट को जज कर रहे हैं। एनीवेज अगर आपको आज टोमिनो की वो पोयम रीड करके देखनी है तो आपको काफी सारे वर्जन्स के अंदर मिल जाएगी, काफी सारे लैंग्वेजेस के अंदर मिल जाएगी। बट एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, आप कोई भी वर्जन रीड कर लो, डोंट रीड इट अलाउड। नूरे
ओना, जिसका मीनिंग है वेट वुमेन इन इंग्लिश, एक ऐसी जापानीज अर्बन लेजेंड है जिनको वेम्पायर सी सर्पेंट्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कहते हैं कि जापान के हर शोर एंड हर रिवर को हॉन्ट करती है व्हाइल लुकिंग फॉर फ्रेश ह्यूमन बींग्स टू ईट। ये अर्बन लेजेंड कहते हैं कि क्यूशू के आइलैंड्स के पास सबसे ज्यादा दिखाई देती है, बट नूरे ओना की काफी सारी साइटिंग्स जापान के फार फार कॉर्नर्स के अंदर भी लोगों ने रिपोर्ट करी है। नूरे ओना की स्टोरीज के अकॉर्डिंग इस योकाई के दो टाइप के वेरिएशंस हैं। एक वेरिएशन में उसके कोई आर्म्स नहीं है एंड वो वेरिएंट है काफी ज्यादा बड़े जायंट सी मोस्टर को रिप्रेजेंट करता है विद अ वुमेन हेड ऑन द टॉप। एंड इसके अलावा एक और वेरिएशन है जिसके अंदर मेजर डिफरेंस सिर्फ आर्म्स का है, उस वाले के आर्म्स होते हैं एंड बाकी सब चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। अगर आपको नूरे ओना की थोड़ी और फेशियल स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं तो उनका फेस बहुत ही ज्यादा बिट्रेड पोजीशन के अंदर होता है एंड उनके पास एक फोग्ड टंग होती है जो कि बिट्रे सरपेंट के भी फीचर्स होते हैं। उनके बाल काफी ज्यादा लंबे और काले होते हैं जो कि इनकी वाटर ड्रिपिंग बॉडी के अंदर स्टक हो जाते हैं। उनके इस नाम के पीछे का ये मीनिंग भी है कि दे ऑलवेज अपीयर सॉकिंग वेट, जबकि फिजिकली वो ह्यूमन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। इवन देन नूरे ओना खुद के ब्रूट फोर्स के ऊपर रिलाय करना प्रेफर नहीं करती बिल्कुल भी एंड वो मोस्टली अपनी पार्टी ट्रिक्स टाइप की चीजों का ही यूज करती हैं अपने प्रे को कैच करने के लिए। नूरे ओना खुद को मैजिकली एक डिस्ट्रेस्ड वुमेन की तरह पोर्ट्रे करती है जब भी वो अपने प्रे को कैच करने की कोशिश करती है एंड उसके हाथ में एक छोटा सा बेबी होता है जो कि उसने अपनी बॉडी के सहारे बंडल अप किया हुआ होता है। कोई भी सेलर, कोई भी पर्सन, कोई भी टूरिस्ट पानी के अंदर उतर जाता है उस टाइम पे नूरे ओना का टाइम हो चुका होता है अपने प्रे को कैच करने का, तो वो उन लोगों के सामने एकदम नॉर्मल तरीके से बिहेव करती है फर्स्ट ऑफ ऑल एंड उनसे हेल्प मांगती है कि प्लीज मेरे बेबी को कुछ टाइम के लिए होल्ड कर लो। लेकिन एग्जैक्टली यहीं पर ही दिक्कत है। अगर आपने उस वुमेन को, उस नूरे ओना को एग्री कर दिया उसके बंडल्ड बेबी को कैरी करने के लिए, तो जो वो बेबी होता है वो एक बोल्डर से भी ज़्यादा हैवी होता है, जिसकी वजह से जो भी विक्टिम है उसको चलने फिरने में या फिर इवन सांस लेने तक में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है। लेकिन क्योंकि उसके हाथ में एक बेबी होता है तो कोई भी विक्टिम जल्दी से उसको ड्रॉप नहीं करता एंड जब विक्टिम्स ऐसी सिचुएशन में एक जगह पर स्टक हो जाते हैं तब देन फाइनली नूरे ओना अटैक्स देयर प्रे एंड वो अटैक भी कोई नॉर्मल तरीके से नहीं करती, काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल तरीके से करती है, जिसके अंदर वो अपनी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग सर्पेंटीन टंग की मदद से पहले तो ब्लड ड्रेन आउट करती है एंड देन उसके बाद खुद की नीड्स को पूरा करती है वो ही ब्लड सकअप करके। तो अगर आप कभी जापान घूमने जाओ एंड रात के समय में या फिर इवन शाम के समय में भी आप एक खाली समुद्र के अंदर टहल रहे हो, अपनी बोट के अंदर हो एंड आपको किसी किनारे पर एक ऐसी लेडी बैठी हुई दिखे जिसके हाथ में एक बेबी भी है, तो ध्यान रखना क्योंकि हो सकता है कि वो रात, वो शाम, वो सफ़र आपका आखिरी हो। टेके आज की हमारी लिस्ट की थर्ड ऐसी जापानीज अर्बन लेजेंड स्टोरी है जो कि बेस्ड है एक फीमेल वेंजफुल स्पिरिट के ऊपर। जिस स्पिरिट की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में आप अभी और जानने ही वाले हो, उसको ज्यादातर रात में अर्बन एरियाज एंड ट्रेन स्टेशन के पास में ही देखा जाता है। टेके को यूजुअली एक यंग गर्ल और वुमेन की तरह ही हमेशा पोर्ट्रे किया गया है, जिसके काफी ज्यादा घने और लंबे बाल होते हैं एंड उसका लोअर हाफ होता ही नहीं है, वो कट होता है, वो अपने सिर्फ लोअर हाफ के बेसिस पर ही चलती है एंड उसके हाथ में आपको एक साइट देखने के लिए मिलेगा ताकि वो अपने विक्टिम्स का भी वैसा ही हाल कर सके जैसा उसका हो चुका है। साइट बेसिकली एक फार्मिंग टाइप टूल होता है जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। टेके की पिक्चर से ये रिप्रेजेंट किया जाता है कि उसके हाथों में कोई फिंगर्स नहीं है, कोई नेल्स नहीं है, सीधा बहुत बड़े बड़े क्लोज हैं जो कि उसकी बॉडी को मूव अराउंड करने में या फिर क्रोल अराउंड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं एंड इवन इस लेजेंड को टेके नाम उसकी क्रोल साउंड्स के कारण ही दिया गया है, जो कि उसके चलते वक्त उसके हाथ में जो साइट है जब वो ग्राउंड पर टच होता है एंड जैसी आवाज निकलती है उसके बेसिस पर रखा गया है। हर अर्बन लेजेंड की तरह इस अर्बन लेजेंड्स के भी काफी सारे वर्जन्स गिनाए जाते हैं, जिससे कि इन अर्बन लेजेंड स्टोरीज की ओरिजिनल टेल्स की ये कहानियां एक्चुअली में शुरू कहां से हुई थी वो जान पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अपनी रिसर्च के दौरान मेरे को पता चला कि कुछ स्टोरीज के अंदर टेके को एक बहुत ही ज्यादा ब्रूटल एक्सीडेंट का विक्टिम बताया जाता है एंड अदर्स के अंदर बताया गया था कि उसने
साइड कर लिया था एक ट्रेन के नीचे आकर। बट हर स्टोरी के अंदर एक चीज आपको कॉमन जरूर देखने को मिल जाएगी कि ट्रेन्स आर इन्वॉल्व्ड एंड उसकी बॉडी हाफ कट हो जाती है ट्रेन के उसके ऊपर गुजरने के कारण। एंड कुछ स्टोरीज के अकॉर्डिंग तो मैंने ये भी पढ़ा कि टेके टेके के जितने भी विक्टिम्स होते हैं उसके जैसे ही बन जाते हैं, उसके जैसे ही फीचर्स उनको मिल जाते हैं अपनी आफ्टर लाइफ में। काफी सारी स्टोरीज मैंने ऐसी भी पढ़ी जिसके अंदर लिखा हुआ था, मेंशन था कि अगर आपका सामना एक बार टेके टेके के साथ हो गया तो देयर इज नो चांस, देयर इज नो वे कि आप जिंदा वहां से बचकर आ पाओगे। लाइक कोई मैजिक पावर, कोई गॉडली चार्म भी अगर आपके साथ में है ना, तो भी बहुत मुश्किल है टेके टेके से बचकर निकल पाना। एंड अभी आपको मैं एक ऐसी चीज भी बताऊंगा टेके टेके से रिलेटेड जिसको सुनने के बाद आपको ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि टेके टेके से आप क्यों नहीं बचकर निकल सकते जब भी अगर आपका कभी इंटरेक्शन उसके साथ हो गया तो। टेके टेके की एक बार बाकी फर्दर स्टोरी में ऐड ऑन करते हुए बताना चाहूंगा कि एक वुमेन होती थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में जिनका नाम होता था काशिमा रिको। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन्होंने काफी सालों तक एक ऑफिसर की नौकरी करी थी एंड काशिमा ओरिजिनली मुरोरान होकाइडो की रहने वाली थी। लेकिन आफ्टर द वॉर जब वो अपनी ऑफिसर लाइफ को एंजॉय कर रही थी, आराम से जीने की कोशिश कर रही थी, तब एक मिलिट्री पर्सनल ने काशिमा के साथ काफी ज्यादा ब्रूटली तरीके से असॉल्ट करा, जिसके अंदर उसको जगह जगह से इंजर कर दिया था, जगह जगह से काफी सारे उसके ब्रूजेस उसको दे दिए थे। एंड काशिमा को उस मिलिट्री पर्सनल ने बिल्कुल वैसी ही हालत में एक पास के ट्रेन ट्रैक के ऊपर छोड़ दिया था, जिसके बाद इवेंचुअली काशिमा के ऊपर से काफ़ी ज़्यादा स्पीड के अंदर एक ट्रेन गुजरती है जिससे उसकी बॉडी के लिटरली 2 पीसेस हो जाते हैं। बट होकाइडो में सिवियर कोल्ड की वजह से उसके ब्लड वेसल्स कट होने के बाद भी इवेंचुअली कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे, जिसकी वजह से उसकी बॉडी कट होने के बाद भी वो फास्ट ब्लीडिंग से बच जाती है एंड स्टिल वो कुछ सांसें ले रही थी। एंड जो उसके पास ट्रेन स्टेशन था उसके तरफ वो क्रॉल करना भी शुरू कर देती है एंड जितना वो चिल्ला सकती थी चिल्लाना भी शुरू कर देती है। लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम तक तो वहाँ पर कोई आया ही नहीं एंड शी वॉज ऑलमोस्ट गोइंग टू डाई एनी टाइम। कुछ देर बाद डेफिनेटली उसको उस ट्रेन स्टेशन के अटेंडेंट ने नोटिस कर लिया था, लेकिन नोटिस करने के बाद भी उस लेडी की ऐसी हालत देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर गया था एंड कोई भी अगर उसकी जगह होता तो बहुत ज़्यादा डर जाता एंड उसको लगा कि ये डेफिनेटली एक ह्यूमन बीइंग नहीं है। इस वजह से उसने क्या किया कि एक प्लास्टिक का बैग लिया एंड उसके बॉडी पार्ट्स को उस बैग के अंदर डालकर छोड़ दिया, जिसकी वजह से काशिमा को ऑलरेडी उस काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक हालत में एक और ज़्यादा एगनाइजिंग डेथ एंड एक काफ़ी ज़्यादा पेनफुल डेथ लेनी पड़ी। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग इस घटना के घटित होने के बाद ये कहा जाता है कि वहां पर आपको एक वुमेन घोस्टली फिगर दिखाई देगी जिसकी लोअर हाफ कट होगी एंड वो आपको कैच करने का ट्राई करेगी, जिससे भाग पाना इम्पॉसिबल होगा। इवन आप एक कार से ही क्यों ना ट्रैवल कर रहे हो, उससे बच पाना आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि कहते हैं कि टेके टेके 150 किलोमीटर्स पर आवर से भी ज़्यादा स्पीड से क्रॉल कर सकती है अपने साइड एंड अपने पंजों के थ्रू। वैसे अगर टेके टेके की अर्बन लेजेंड स्टोरी ट्रू है भी तो उसके पीछे का मोटिव जो टेके टेके आज भी शायद ढूंढ रही है वो एकदम नोन नहीं है। कुछ लोगों की स्टोरीज के अकॉर्डिंग टेके टेके अपनी मिसिंग लेग्स को ढूंढने के लिए आज तक कहीं पर भटक रही है। कुछ ने इवन ये तक कहा है कि वो बस सिंपली स्लॉटर करना चाहती है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए उस रात अवेलेबल नहीं था। एक और वर्जन स्टोरी का इवन ये भी सजेस्ट करता है कि ये पूरी स्टोरी डिजाइन करी गई है लोगों को हमेशा बुलिंग, अब्यूजिंग एंड असॉल्टिंग जैसी चीजों से प्रोटेक्ट करके रखने के लिए। वेल, कमेंट्स में अपने ओपिनियंस जरूर लिखना इस बारे में। लेजेंड्स की माने तो रोकू रोकू भी दिन में नॉर्मल वुमेन की तरह हमारे बीच में ही पाई जाती है, लेकिन रात के टाइम में उनकी बॉडी तो सो रही होती है लेकिन उनकी नेक एक इनक्रेडिबल लेंथ तक स्ट्रेच होकर काफ़ी ज़्यादा किसी को भी स्केयर कर सकती है। एंड कहते हैं कि रोकू रोकू भी अपनी गर्दन के थ्रू ही, अपनी नेक के थ्रू ही रात में इंडिपेंडेंटली घूमा करती है एंड कभी कभार तो छोटे जानवरों के ऊपर हमला भी करती है। इवन ऐसा भी कहा गया है कि रात में घूमते वक्त वो बहुत सारे घरों के लैंप ऑयल्स तक को भी लिख करके ख़त्म कर जाती थी। एंड कभी कभी अगर उससे रात में कोई जागता हुआ पर्सन मिल जाता था तो वो उसे भी काफ़ी ज़्यादा डरा कर परेशान किया करती थी। रोकू रोकू भी नॉर्मल फॉर्मल
ह्यूमंस ही होती हैं जो कि रात में एक्चुअली ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं एंड विक्टिम को पता भी नहीं होता इस चीज़ के बारे में। रोकुबी की भी कोई ऐसा सच कोई ओरिजिन स्टोरी नहीं है, लेकिन अगर हम टोटोमी प्रोविंस की कुछ ओल्ड टेल्स की माने तो ये बताया गया है कि एक बार एक मॉन्क था जो ओयोत्सु नाम की एक लड़की को लेकर भाग जाता है एंड ट्रैवलिंग के टाइम पर, अपने भागने के पीरियड के टाइम पर ओयोत्सु की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होना शुरू हो जाती है एंड वो मॉन्क ये देखता है कि अगर वो ओयोत्सु के इलाज के लिए कहीं पर रुका तो उसके ट्रैवलिंग के सारे पैसे उसके इलाज के ऊपर ही खर्च हो जाएंगे एंड ये सब सोचकर वो मॉन्क ओयोत्सु का उसी टाइम मर्डर कर देता है एंड ओयोत्सु एंड अपने सारे बाकी रिमेनिंग पैसे लेकर वो वहां से तुरंत भाग भी जाता है। ट्रैवलिंग के दौरान वो एक गेस्ट हाउस के अंदर स्टे करता है जहां पर उसका मालिक एंड उस मालिक की एक बेटी रहा करती थी एंड यहाँ वो मॉन्क उसकी बेटी उस लड़की के साथ तक भी इवन बेड शेयर करता है। बट शॉकिंगली रात के टाइम में उस लड़की की गर्दन काफी ज्यादा स्ट्रेच कर जाती है लाइक अ रोकुबी एंड उस गेस्ट हाउस के ओनर की बेटी का फेस ओयोत्सु यानी कि वो लड़की जिसका कुछ ही टाइम पहले उस मॉन्क ने मर्डर किया था उसके फेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है एंड वो गुस्से में उस मॉन्क को अपने ब्रूटल हत्या के कारण काफी ज्यादा कर्स भी कर देती है एंड ये सब देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा डेफिनेटली डर भी जाता है एंड नेक्स्ट मॉर्निंग जब मॉन्क ये सब नजारे देखकर उठा तो उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन भी हो जाता है। अपनी इनर डीड्स की वजह से उसने जो सिन किया था उसके ऊपर उसको काफी ज्यादा रिग्रेट भी होता है एंड रिग्रेट करते हुए वो ओयोत्सु यानी कि उस लड़की का मर्डर भी उस गेस्ट हाउस के ओनर के सामने एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, मैंने आपके यहाँ पर स्टे करने से पहले ओयोत्सु नाम की एक लेडी का बेमतलब मर्डर कर दिया था एंड ये सारी चीजें शेयर करने के बाद वो मॉन्क अपने फर्स्ट नाइट के एक्सपीरियंस को भी उस गेस्ट हाउस के ओनर के साथ शेयर करता है एंड गेस्ट हाउस का वो ओनर भी ये सारी चीजें सुनने के बाद बहुत ज्यादा शॉक के अंदर चला जाता है। लेकिन वो ओनर इसी गिल्ट रियलाइजेशन में ये कन्फेशन भी करता है कि इवन उसने भी अपनी वाइफ तक का मर्डर किया हुआ है कुछ पैसों के लिए एंड ये जो गेस्ट हाउस उसने बनाया है ये उसी पैसों की मदद से उसने बनाया था एंड एज अ पनिशमेंट आज उसकी खुद की बेटी भी एक रोकुबी बन चुकी है एंड जैसे तुम्हें अपनी उस लेडी ओयोत्सु का चेहरा उस रात देखने के लिए मिला वैसे ही मुझे कभी कभार अपनी वाइफ का चेहरा भी अपनी बेटी के अंदर देखने के लिए मिलता है, स्पेशली रात के वक्त में जब वो अपने असली रूप में नहीं होती। आफ्टरवर्ड्स इतना सब कुछ एक्सपीरियंस एंड शेयर करने के बाद वो मॉन्क एक मंदिर को फिर से ज्वाइन कर लेता है एंड वो ओयोत्सु की मेमोरी के अंदर एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल ग्रेव को भी बनवाता है। लेकिन क्या ओयोत्सु की ही वेंचफुल स्पिरिट रोकुबी के इतने सारे केसेस के पीछे का हाथ है या फिर ओयोत्सु ने कोई ऐसा कर्ज कर दिया था जिसकी वजह से बहुत सारे विमेन्स आज एक रोकुबी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं एंड हमें इस चीज के बारे में कभी आइडिया भी नहीं पता चलेगा। इस वीडियो का लाइक गोल मैं बहुत ही ज्यादा कम रख रहा हूँ क्योंकि आप लोग पूरा ही नहीं कर रहे हो, आई डोंट नो व्हाई। तो आई होप इस वीडियो पर आप कर दोगे 6000 लाइक्स एंड 500 कमेंट्स कर देना, कुछ मर्जी कमेंट कर देना, ठीक है। अपनी फेवरेट स्टोरी कमेंट कर देना इस वीडियो की या फिर अपने हालचाल ही कमेंट कर देना, जो मर्जी कमेंट करना, लेकिन 6000 लाइक्स एंड 500 कमेंट्स जरूर पूरे करना। मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। आप मेरे को इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड ऐसी जगहों पर फॉलो भी कर सकते हो अगर आप मेरे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट बनाना चाहते हो तो। एंड अगर आप फ्यूचर में भी इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस एंजॉय करते रहना चाहते हो तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।